नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुरुवार को वोटिंग के दौरान ही रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया। वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ 93 और उसके पक्ष में महज 24 वोट पड़े। भारत समेत 58 देश वोटिंग से बाहर रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन की मांग के प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि सभी निर्णय पूरी तरह से उचित प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लिए जाने चाहिए। हमारी सभी लोकतांत्रिक राजनीति और संरचनाएं हमें ऐसा करने का आदेश देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर भी लागू होता है। तिरुमूर्ति ने यूएनजीए में कहा कि यूक्रेनी संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत शांति, संवाद और कूटनीति के लिए खड़ा रहा है। हमारा मानना है कि खून बहाकर और जीवन की कीमत पर कोई समाधान निकाला जा सकता है। यदि भारत ने किसी विपक्ष को चुना है तो वह शांति का पक्ष है। हम हिंसा को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में हैं। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में किया गया था। रूस से इसे बाहर किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि दूसरा देश ऐसा है जिसे बाहर किया गया है। इसके पहले 2011 में लीबिया को इस संस्था से बाहर किया गया था क्योंकि उसने लंबे समय से सत्ता पर आसीन मोहम्मद गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया था। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान ही गैरहाजिर भारत रहा। आपको बता दें कि पिछले महीने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में सावधानीपूर्वक ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित होता है। हम निंदा प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे लेकिन अपने हित देखते हुए फैसला करेंगे। इससे पहले G7 ने बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अमेरिका सहित नाटो देश ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इधर रूसी सेना ने खार्किव में पिछले 24 घंटों में 48 बार गोलाबारी की। शहर के बलाक्लिया क्षेत्र में हुए हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी की समाचार वेबसाइट डेर स्पीगल ने बताया कि जर्मन इंटेलिजेंस ने रूसी सैनिकों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिक बूचा में नागरिकों की हत्या पर बात कर रहे थे। उधर पेंटागन ने कहा कि रूसी सेना कीव और चेर्निहिव से हट चुकी है। वहीं रूस ने अपनी सेना को ईस्ट जोन में तैनात कर दिया है। फ्रांस में यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई है। इसमें रूस पर गैस और ऑयल को लेकर बैन लगाना की तैयारी भी की जा रही है। वहीं पश्चिम की एक गांव में पकड़े गए रूसी सैनिकों की बर्बरता से हत्या करते हुए वीडियो सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वीडियो की पुष्टि की है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक बूचा हत्याकांड का बदला लेते हुए दिख रहे हैं। वे रूस के सैनिकों के हाथ पीछे बांधकर उन्हें गोली मार रहे हैं। जंग को लेकर भारत के रुख पर यूएस ने चेतावनी भारत को दी है और ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी होगी। और अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे। भारत यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मॉस्को से तेल भी न खरीदे। वहीं अमेरिका के साथ अगले सप्ताह होने वाले 2+2 वार्ता से पहले भारत ने रूस के साथ आर्थिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सरकार ने रूस के साथ व्यापार संबंधों में कटौती के लिए भारत पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इनकार किया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि भारत के वैध ऊर्जा लेन देन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बहुत सारा व्यापार एक साथ चल रहा है, तेल का व्यापार भी। हमारा ध्यान रूस के साथ अपने स्थापित आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और स्थिर करने पर है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों के बारे में बहुत खुला रहा है।
तो रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुरुवार को वोटिंग में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया और वोटिंग के दौरान रूस के खिलाफ 93 और उसके पक्ष में 24 वोट ही पड़े। हालांकि 58 देश, उसमें भारत भी था, और ऐसे में इन सभी ने, आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही वॉकआउट कर दिया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा त्रिपाठी साहब आपसे है। त्रिपाठी जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यूएनएचआरसी की जो बैठक हुई इसके अंदर जाहिर तौर पे भारत का जो स्टैंड रहा, भारत समेत 58 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोटिंग से परहेज किया, इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई एक सही ट्रैक पर हमारी एक ये कहा जा सकता है सोची समझी एक रणनीति के तहत हम जो चल रहे हैं, जो एक रणनीति भारत की है, क्या वाकई एक सही ट्रैक पर है क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच? मैं यही कहूंगा कि इस युद्ध के दौरान अपने अपने हितों को देखते हुए सभी देश कार्य कर रहे हैं और हम भी उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। ना हमने अमेरिका के किसी प्रस्ताव का समर्थन किया है और ना हमने रूस के किसी प्रस्ताव का समर्थन किया, ना हमने रूस का पक्ष लिया है। हम इसीलिए अब पिछले 10 बार में मेरे ख्याल से 10 बार हम एब्सटेन हमने किया है, अनुपस्थित रहे हैं। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि हम दोनों देशों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में झगड़े में पड़े, जो कि हमारी बहुत पहले से टाइम टेस्टेड पॉलिसी नहीं है। और रही बात ये कि हमारे द्वारा रूस से संबंध बनाए जाने की, तो रूस से संबंध हमारे बहुत पुराने हैं, तब के हैं जब अमेरिका से भी हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। तब से 60 के दशक से रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और बल्कि उसके पहले 50 के दशक से ही हमारे संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। और इसलिए हम अमेरिका या किसी और राष्ट्र के कहने पर संबंध हम नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तो तय है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि हमारे द्वारा उठाया गया ये कदम या हमारी द्वारा दिखाई गई, प्रदर्शित की गई ये नीति बहुत सही है, टाइम टेस्टेड है, और इसी नीति पर चलते रहना हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, हम ठीक नीति पे चल रहे हैं और इसी नीति पर चलना फायदेमंद है। ओझा साहब, बिल्कुल सही बात अभी त्रिपाठी जी ने कही है कि देखिए, हमने किसी का समर्थन नहीं किया, किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, ना ही रूस के समर्थन में हमने कोई बात कही या फिर उसका समर्थन किया, ना ही अमेरिका के प्रस्ताव पर ही समर्थन किया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, उसके बावजूद भी अमेरिका चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि अगर आपने गठबंधन किया रूस के साथ या साथ दिया रूस का, तो आप दूर के गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस चेतावनी को सर आखिर कैसे देखा जाए? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत की जो नीति रही है सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड नहीं है, उसमें बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ रही है, और दुनिया भर के जितने पोस्ट कॉलोनियल और दूसरे देश हैं उन्होंने इस मॉरल स्ट्रेंथ का सम्मान किया है, जो भी इसका कॉस्ट है। दूसरी बात है हमारे इसमें इन्वेस्ट है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए कि पिछले कुछ दशकों में हर जगह अमेरिका की पॉलिसी, ताकत उनके पास है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, कई चीजें हैं, मगर उसके बावजूद जो है हर जगह उनकी पॉलिसी शिकस्त खाती रही है और वो धीरे धीरे अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना कि भारत इसके दूरगामी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, एक किस्म से बड़ी ही इमेच्योरिटी वाली बात वो कर रहे हैं। आप देखिए कि इराक में उन्होंने क्या किया, आप देखिए कि अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया, आप देखिए कि अरब स्प्रिंग में लाके उसके बाद उन्होंने दुनिया में कितनी इंस्टेबिलिटी पैदा की। तो इस स्थिति में पूरे जो है यूनाइटेड नेशन को भी एक बैटलफील्ड बना दिया गया है, जिसमें दोनों लोगों की पोजीशन पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है, वो दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारत की जो भी नीति रही है वो सिर्फ हमारी नैरो सेल्फ इंटरेस्ट वाली नेशनल इंटरेस्ट से गाइडेड नीति नहीं रही है। हम शांति की बात करते हैं, चाहे युद्ध किसी भी क्वार्टर में क्यों ना हो, उस युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ये जॉन फॉस्टर डलस वाला 1950 के दशक में आप देखें कि उनका एक वक्तव्य आया था कि दोज हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस। आज वो उसी नीति को फॉलो करना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए घातक है, दूसरे लोगों के लिए घातक है, पूरी दुनिया के लिए घातक है। तो मैं समझता हूं कि भारत को पूरी दृढ़ता के साथ शांत होकर बिना प्रोवोक किए हुए अमेरिका की इस धमकी को नजरअंदाज करने की जरूरत है
और अमेरिका को समझाने की जरूरत है कि यूएन को या दूसरी जगह बैटलफील्ड नहीं बनाए, क्योंकि पूरी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है उनकी कि इतने दिनों से युद्ध चल रहा है। हम लोग रूस का, जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि रूस का समर्थन हम हरगिज नहीं कर रहे हैं। लगातार तिरुमूर्ति साहब बार बार कहे जा रहे हैं कि हम युद्ध के समर्थन में नहीं है, और यही बात भारत के जितने स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं वो कर रहे हैं कि हम युद्ध के समर्थन में नहीं है। तो इस स्थिति में दोबारा एक साइकोलॉजिकल वॉर में आप लामबंदी कर रहे हैं, खेमे में बांट रहे हैं, और बांट करके पूरी दुनिया को फिर जो एक कॉन्फ्लिक्ट के तरफ धकेलना चाहते हैं। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट के धकेलने के खिलाफ हैं। हम युद्ध में शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। ये हमारी जो नीति है इसी बात को दर्शाती है। नेहा जी, बिल्कुल, और इसी नीति पर भारत चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और साफ तौर पर भारत ये कह भी चुका है कि देखिए, कूटनीतिक स्तर पर आप इस समस्या का समाधान निकालिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालिए, जंग इसका कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। त्रिपाठी साहब, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो वोटिंग हुई है, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। सर, वोटिंग के दौरान ही रूस के खिलाफ 93 और पक्ष में महज 24 वोट पड़े हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि रूस पर अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ इसका कोई खास फर्क रूस से पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो 47 सदस्यीय ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, इसके मेंबर जो है 3 साल के लिए इलेक्ट। अभी वर्तमान में रूस इसका मेंबर है, 1.5 साल से ज्यादा रूस को हो चुका है इसकी मेंबरशिप में, 1.25 साल के करीब। और तो इससे सस्पेंशन का मतलब है कि 1.25 साल तक रूस जो है वो इससे वोटिंग नहीं कर सकता। आप ध्यान दीजिए, रूस इसकी कार्यवाही सस्पेंड हुआ, बाहर नहीं हुआ, रूस इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है तो मानवाधिकार परिषद की, लेकिन रूस उससे वोटिंग नहीं कर सकता। बस यही फर्क आएगा 1.25 साल में। 1.25 साल बाद रूस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो चुन करके आते हैं लोग। तो रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि नाटो और अमेरिका और उसके नेतृत्व नाटो को देश इस चीज को बड़ा हाइप करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि ये तो हमारी जीत है और उनकी बहुत बड़ी हार। तो इससे ये बताने से दुनिया इतना नहीं समझेगी कि यहाँ बाइडेन जीत गए हैं, नाटो जीत गए। आज स्थिति यह है कि नाटो की और खासतौर से बाइडेन की पॉपुलरिटी रेटिंग काफी कम हो चुकी है, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनको कोई फायदा होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ये है कि भारत किस हो जाएगा, भारत में रूस के पक्ष में वोटिंग नहीं की तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अमेरिका नाराज हो गया, धमकियां दे रहा है। तो देखिए, अमेरिका को धमकियां देने के लिए अभी आज की स्थिति में यह है कि चीन को कंटेन करने के लिए रूस से अमेरिका की दुश्मनी हो चुकी है, चीन से चीन के बढ़ते प्रभाव को कंटेन करने के लिए एशिया में अगर कोई है तो भारत है, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के और दोस्तों में से जापान एक इकोनॉमिक पावर है, लेकिन मिलिट्री पावर नहीं है। जापान का इंटरनेशनल स्टेटस भी इतना नहीं है। तो जापान से इसको छोड़ दें तो भारत के अलावा अमेरिका को और कोई भी एशिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो और चाइना दोनों को कंटेन करने में मददगार साबित। कहने का मतलब नट से मिलिए कि आज भारत को अगर अमेरिका की जरूरत है, उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत, और अमेरिका ये समझ रहा है। आपने देखा कि जहां तक सैंक्शन लगाने की बात है, जिसकी धमकी बार बार अमेरिका देता रहा, नाटो मेंबर होने के बावजूद तुर्की पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम उसने खरीदा। हमने भी खरीदा है, लेकिन अभी तक हमारे खिलाफ की सैंक्शन नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम तुर्की नहीं है, हम तुर्की जैसे छोटे देश नहीं है। अगर यहाँ पर एशिया में हमारे खिलाफ कोई उनको कार्रवाई करनी होगी तो उससे पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, बाइडेन ने जब एक बार कहा कि इंडिया बड़ा शेकी, बड़ा अस्थिर, तुरंत बाद स्टेट ऑफिस का बयान आ गया कि नहीं, हम भारत के साथ इतनी रणनीतिक समझदारी जो है, साझेदारी जो है, उसका हम सम्मान करते हैं और हम जानते हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, उसकी जरूरत से ज्यादा तेल है। मतलब एक तरह से ये कि हमने जो कहा है हम उससे कायम है, थोड़ा प्रकारांतर से उसको बता रहे हैं। तो तेल खरीदने तो उनको एतराज नहीं,
अब जरूरत कितनी, ये तो हमको मालूम है कि हमारी जरूरत कितनी होगी, अमेरिका कितनी निर्धारित करेगी। तो अभी हमारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी आप देखिए, तो अगर लोग ये कह रहे थे कि नेटो द्वारा लगाए गए सैंक्शन से रूस का इतना नुकसान होगा, उतना नुकसान होगा, अब क्या हुआ, रूसी रूबल जो है 120 तक जा चुका था $1 से, अगेंस्ट अब वो 82 पे आ गया है। जी जी जी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सैंक्शन से उतना नुकसान रूस को भी नहीं हुआ, आगे हो सकता है। ओझा साहब, बस सवाल अब इस बात को लेकर है, देखिए जो प्रतिबंध अमेरिका समेत तमाम और देशों ने रूस पर लगाए हैं, अब वो यही कोशिश कर रहा है या यही चाहता है कि देखिए भारत भी वो प्रतिबंध लगाता रहे या भारत भी वो प्रतिबंध रूस के खिलाफ लगाए। लेकिन क्या ये जो दबाव बनाने की रणनीति है अमेरिका की, ये कामयाब होगी? क्या वाकई आपको लगता है कि प्रतिबंध भारत की तरफ से लगाया जा सकता है? क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती की अगर हम बात करें, यूक्रेन के साथ तो इतनी बेहतर नहीं रही है, यूक्रेन ने कभी हमारा साथ भी नहीं दिया है, लेकिन रूस से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी रही है, वक्त वक्त पर साथ भी रूस देता रहा है। लेकिन अब ऐसे में क्या लगता है कि जो दबाव बनाने की रणनीति है अमेरिका की भारत पर, ये कामयाब हो सकती है क्या, और भारत को ये कदम उठाना चाहिए क्या? नहीं उठाना चाहिए। भारत की जो भी नीति है वो बड़ी सोची समझी नीति है और उसमें भारत दूसरा से कायम है और भारत को कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है और परेशान होने की जरूरत है। और लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को मानेंगे, संभव ही नहीं है, वो समय तो भूल जाए वो लोग। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, आपके भी चैनल पे हमने कहा और कई दफे कहा कि शीत युद्ध के बाद जो भी अमेरिका की नीति रूस को लेकर रही है वो अमेरिका के लोगों के खिलाफ है, वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, दुनिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है, भारत के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है और रूस के भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। क्योंकि रूस और अमेरिका के साथ कुछ बातचीत तो हो सकती है, कुछ वर्किंग एरिया पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस युद्ध का होना ही या उनके साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है, मैं समझता हूं कि वो अमेरिका की भी फेलियर है, रूस की भी फेलियर है और भारत की भी फेलियर है कि हम भी इस युद्ध को रोक नहीं पाए। और अमेरिका का अभी इस स्थिति में मुझे एक सबसे बड़ी जो चिंता होती है अमेरिका के पॉलिसीज को देख के, एक के बाद एक उन्होंने कई जगह सेटबैक आए हैं और उसकी वजह ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है कभी भी एक कोहेसिव वॉइस में बोल नहीं पाती है। जो पिछले साल जनवरी 6 को हुआ कैपिटल राइट्स जिसे कहते हैं, वो एक उनके अंडरलाइंग जो इश्यूज है उसको दिखलाता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका में देखिए कि स्टेट डिपार्टमेंट का एक अलग रवैया रहा है, उनके पेंटागन का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अलग रवैया रहा है, पॉलिटिक्स में भी लोग काफी जो है घबराए हुए रहते हैं, उनके अलग अलग रवैये चलते रहते हैं। तो ये सब बातें चलती रहती है। एक और बात जो बहुत चिंता की बात है वह है लॉबिंग का इम्पैक्ट। ये चाइनीज लॉबिंग जो है अमेरिका में पिछले कई सालों में बहुत अधिक बढ़ी है और ये पॉलिसीज को किसी न किसी तरीके से ट्वीक करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और इसमें जो है मैं समझता हूं कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं वो कई बार कहते रहे हैं कि भारत को पहल करनी चाहिए कि रूस और अमेरिका के बीच, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, युद्ध से काफी पहले की बात मैं कर रहा हूं, कि भारत को पहल करनी चाहिए कि रूस और अमेरिका के बीच में कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आए ताकि चीन को कंटेन किया जा सके, जो त्रिपाठी जी ने कहा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का ये जोर देना कि भारत उनके साथ चले और रूस पे दबाव बनाए, ये बहुत ही बेमानी जोर है, उसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। साथ में जो है भारत को अपनी विश्वसनीयता, गुडविल, जो कुछ भी है रूस के साथ, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उस गुडविल को नुकसान पहुंच रहा है जब आप यूएन में तमाम जगह आप जाके नेगेटिव बातें करते फिर रहे हैं ताकि बातचीत का माहौल बन ही नहीं पाए। तो ये बात जो है अमेरिका की सुसाइडल पॉलिसी में समझूंगा कि ये सुसाइडल अप्रोच वो अपना के रखे हुए हैं। क्या हो सकता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हों, लेकिन बिहाइंड द सीन कई दफे डिप्लोमेसी में होता है, त्रिपाठी साहब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि हम अपने मित्रों को भी कहते हैं कि भाई हमारी ये मजबूरी है, हम पब्लिक में आपको ऐसे कहेंगे लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो और भारत के लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जी। और भारत के इंटरेस्ट में ये हरगिज नहीं है कि अमेरिका के इस दबाव के अंदर हम आए, क्योंकि अमेरिका इस रीजन से जा सकता है, हमें इस रीजन पे रहना है। अमेरिका के लिए चीन एक पेरिफेरल इशू हो सकता है, कल अमेरिका जो है अपने एरिया में आइसोलेट होकर रह सकता है, लेकिन भारत को चीन से डील करना होगा और भारत को इसके लिए रूस की गुडविल चाहिए ही चाहिए, और गुडविल नहीं होती है तो न्यूट्रलिटी चाहिए ही चाहिए। और इस स्थिति में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और इससे अमेरिका का जो भी दबाव है वो एक सिरे से खारिज कर देने की जरूरत है। ठीक है। अब
त्रिपाठी जी, अमेरिका के साथ अगले सप्ताह होने वाले 2+2 वार्ता से पहले भारत ने रूस के साथ आर्थिक संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ये 2+2 वार्ता कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि भारत ने जो भी कहा है कि हमारे रूस के साथ आर्थिक प्रतिबद्धता सुदृढ़ है और होनी चाहिए, वो अपनी जगह है। इसका उपयोग जो है वो आगे 11 तारीख से होने वाली 2+2 की चौथे दौर में, चौथे सेशन में, चौथे एडिशन में कहाँ तक होगा, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जो भी एक तरह से प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड एजेंडा आइटम बताया जा रहा है ऑफिशियली नहीं दिख रहा है, उसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें जो है जो 6 एस्टिमेटेड एजेंडा आइटम्स हम लोग सोच रहे हैं, वो एक ये है कि यूएस का असेसमेंट वार का, कि यूएस वार को कैसे देखता है, वहाँ पे यूएस हमें अपने नजरिए से अवगत कराएगा और हम उनको अपने नजरिए से अवगत कराएंगे। वहाँ पे हम उनसे साफ कर सकते हैं कि हमारा जो चल रहा है इस बार में न्यूट्रलिटी का रहा है, और इसीलिए देखिए हमने यूक्रेन को मानवीय मुद्दों पे भी मदद की है, और हमने इनफैक्ट अभी जो कल UNHRC की बैठक हुई उसमें भारत ने बूचा नरसिम्हा की निंदा भी, लेकिन भारत ने बूचा नरसिम्हा की निंदा की है, ये कहा है कि ये नरसिम्हा कहीं भी हो, नरसिम्हा ये सही नहीं है, दुखद है, निंदनीय है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने ये कहा है इसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो किया है, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष का हाँ जी बूटा में रूस ने ऐसा किया है, इससे साबित नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल भारत ने अपना जो स्टैंड है वो उस पर वो कायम है भारत, और लगातार इस बात को कह रहा है कि देखिए शांति के पथ पर ही आप लोग आगे बढ़िए, शांति से ही इस पूरे मामले का निपटारा करिए, और जो मामला वहां पर सामने आया है उस पर निष्पक्ष जांच होनी भी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई भारत अपनी बेहतर नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो 2+2 वार्ता होने वाली है इसमें अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।